हेलो क्लास 8th स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 11। कृपया गंदा मत कीजिए। ओके। ये जो चैप्टर है ये एक व्यंग्य रचना है और ये पाठ जो है निबंध शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने बहुत ही प्रभावशाली एवं बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से लोगों को जो है स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए इस पाठ में प्रयास किया है। साथ ही गंदगी फैलाने वालों पर भी इस चैप्टर के अंतर्गत जो लोग गंदगी फैलाते हैं उन पर भी करारा व्यंग्य किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भोपाल शहर से निकलने वाले कचरे के निपटान के लिए अनोखी पहल की गई है। भोपाल में प्रतिदिन 850 टन कचरा निकलता है। इस कचरे के निपटान के लिए आदमू पर छावनी में 12 प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। इसमें ट्रामन मशीनों की सहायता से कचरे को अलग अलग किया जाता है। कचरे से निकलने वाले कपड़ों का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है। इन रस्सियों को बाजार में बेचा जाता है। रंगीन होने के कारण इनकी बाजार में मांग बढ़ी है। बाजार में पहुंचाने से पूर्व इनको अलग अलग रंगों से रंग दिया जाता है। इसी तरह प्लास्टिक की भी प्रोसेसिंग की जा रही है। गीले कचरे से खाद बनाने का संयंत्र भी स्थापित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण पैरामीटर में कचरे की प्रोसेसिंग के 2 विकल्प दिए गए हैं। कचरे से बिजली बने या खाद का निर्माण हो, इन दोनों पैरामीटरों पर काम चल रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि कचरे का निपटान तो हो ही जाता है, साथ ही उनका उपयोग भी रचनात्मक कामों में होता है। शहर में गंदगी भी नहीं रहती और न ही कूड़े के पहाड़ बनते हैं। अभी मैं एक सार्वजनिक स्थान पर खड़ा हूँ। सार्वजनिक मतलब आम स्थान है, सभी लोगों के लिए जो होता है ना। सामने लिखा है कृपया गंदा मत कीजिए। इस आदेश निर्देश उपदेश के साथ यदि यह भी लिखा होता कि गंदा शब्द से क्या अभिप्रेत है, मतलब क्या आशय है गंदा शब्द का, तो मुझे इसका अर्थ समझने में सहूलियत होती, मतलब इसका अर्थ समझने में मुझे आसानी होती। शब्द और अर्थ का रात दिन विचार करते करते मुझे प्रत्येक शब्द के अर्थ में संदेह हो जाता है। जो लोग धड़ल्ले से शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सचमुच भाग्यशाली हैं। मैं तो उपयुक्त वाक्य को लेकर देश काल पात्र आदि की उलझन में पड़ गया हूँ। गंदा का जो अर्थ मेरी दृष्टि में है वही बहुतों की दृष्टि में नहीं। मैं मिट्टी के स्पर्श से बचना चाहता हूँ क्योंकि उसमें मुझे गंदगी दिखती है। कपड़े पर मिट्टी का धब्बा आंखों को खटकने लगता है क्योंकि उससे मेरी नागरिकता और सभ्यता में बट्टा लगता है। किंतु ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी मिट्टी में इतना प्यार है कि वे उससे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे तो वस्तुतः मिट्टी में ही सने रहते हैं और उन्हें मिट्टी का स्पर्श उतना ही सुखद और प्रिय लगता है जितना मुझे चंदन का। मेरी और उनकी दृष्टि में जो भेद है वह गंदगी की धारणा में भी भेद उपस्थित करता है। जो मेरी दृष्टि में गंदा है वह उनकी दृष्टि में गंदा तो नहीं है, साफ है और पवित्र भी है। स्वभावतः गंदा मत कीजिए। इस सूचना को पढ़कर जो प्रतिक्रिया मेरे मन में उत्पन्न होती है वह उनके मन में नहीं होती, इसलिए वे अपनी दृष्टि से सफाई बरतते हुए भी मेरी दृष्टि में गंदगी पैदा करते हैं। एक दिन मैं कहीं जा रहा था, स्टेशन पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि गाड़ी आधा घंटा लेट है। आचार्य प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। थोड़ी दूर पर एक सज्जन अपने बिस्तर पर बैठे थे। देखने में देहात के रहने वाले और धनी लोग लग रहे थे। 2 आदमी उनके पास खड़े थे जिनसे वे बात कर रहे थे और प्रायः प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर एक बार थूक देते थे। जब एक दिशा थूक से सरस हो गई तो दूसरी ओर मुंह करके बैठ गए, पर क्रम चलता रहा और आधे घंटे के भीतर अपने आसपास की जमीन को उन्होंने तर कर दिया। मैं उनकी इस चेष्टा को बड़े ध्यान से देखता रहा और मेरा निष्कर्ष यह रहा कि वह व्यक्ति लघु सिंचाई योजनाओं में बड़े काम का सिद्ध हो सकता है। जिस अनुद्विग्न भाव से आसपास की जमीन को सरसता प्रदान कर रहे थे उसे देखकर ही मैं उद्विग्न मतलब परेशान या चिंतित है ना हो रहा था। अपने जानते वे कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे जो गंदा कहला सके। यह उनके जीवन का सहज क्रम था। उनके थूक में रंगीनी नहीं थी, अर्थात वे ताबुल सेवी मतलब पान खाने वाले जो होते हैं ना उनको बोलते हैं, नहीं तंबाकू सेवी थे। तांबुल सेवियों की छाप से तो और भी गहरी होती है और मुझे बहुत कम तांबुल सेवी ऐसे मिले जो पीक फेंकते समय
स्थान अस्थान का विचार करते हो। यो सामान्यतः तंबाकू खाने वालों की अपेक्षा पान खाने वाले अधिक संपन्न और सभ्य भी समझे जाते हैं। व्यसनों में मतलब जो नशा करते हैं या बुरी आदत करते हैं में भी वर्ग भावना है। बीड़ी पीने की अपेक्षा सिगरेट पीना अधिक अभित्याज्य का सूचक है। अभित्याज्य मतलब कुछ अच्छे कुल में उत्पन्न या कुलीन या समझदार। और सिगरेटों में भी कीमत के अनुसार नीची और ऊंची जातियां होती हैं, जिसे पीने वाले का सामाजिक स्तर निर्धारित होता है। तो सामाजिक स्तर में चाहे जो भी भेद हो, गंदगी फैलाने में सब समान है। सच पूछिए तो सफाई और गंदगी का संबंध सामाजिक स्तर से उतना नहीं है जितना कि व्यक्तिगत संस्कार से। कहीं कहीं तो यह संस्कार सहज होता है और कहीं सायस अर्जित मतलब प्रयत्न पूर्वक, है ना। पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देशों में सफाई की भावना जितनी व्यापक है, गंदगी की भावना उतनी ही हमारे यहाँ। पश्चिम के लोग जन्मा स्वच्छता प्रेमी हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता, किंतु सामाजिकता से प्रेरित होकर उन्हें स्वच्छता का भी अपने भीतर विकास कर लिया है। तभी तो पूरा का पूरा देश स्वच्छ दिखता है। हमारे यहाँ को गंदगी लगाते देख दूसरों को भी गंदगी लगाने की प्रेरणा मिलती है। हमारे यह धारणा भी है कि हमारा काम गंदा है और साफ करना नगर पालिका का। हम भूल जाते हैं कि जहाँ हर आदमी गंदा करने को कटिबद्ध हो, वहाँ एक नगर पालिका कितनी सफाई रख सकती। कटिबद्ध में पूरी तरह से तैयार हो या तत्पर हो, है ना। सही बात है। जब सब गंदगी करेंगे या कचरा फैलाएंगे तो नगर पालिका भी कितना ध्यान रख पाएंगी। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे नगर को साफ स्वच्छ और स्वस्थ रखें। संस्कार की बात याद आने पर एक बीती बात याद आ गई। मैं विदेश में था तो मेरे एक मित्र भी इसी फ्लैट में दूसरे कमरे में रहते थे। फुर्सत रहने पर अक्सर वे मेरे बैठक खाने में आ जाते और गप का सिलसिला चल पड़ता। वे सिगरेट के शौकीन थे, साथ ही बड़े शिष्ट सभ्य, वहाँ की सफाई से बड़े प्रभावित भी थे और हमेशा उनकी प्रशंसा किया करते थे। उनके बैठक खाने में आते ही एड्रेस सामने रख दिया जाता है, मतलब राखदानी या भस्मदानी जो होती है उसे एड्रेस बोलते हैं। प्रत्येक शहर में नगर पालिका होती है जो शहर की साफ सफाई का ध्यान रखती है। पता लगाए कि ग्राम पंचायतों की साफ सफाई कौन करता है, ठीक है, जिससे सिगरेट की राख फर्श पर न गिरे। परंतु भूलकर भी वे अपने राख एड्रेस में नहीं पड़ने देते। अंग्रेजों की सफाई की तारीफ करते जाते और सिगरेट की राख से कालीन में रंग भर जाते। उनके जाने के बाद कालीन साफ करना मेरी पत्नी का अनिवार्य कर्तव्य हुआ करता था। आपने अक्सर रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी के डिब्बों में मूंगफली के छिलके या वैसी ही अजीबोगरीब चीजें बिखरी हुई देखी होगी। प्रथम श्रेणी के यात्री संपन्न तो होते ही हैं, सुरुचि संपन्न भी होने चाहिए, पर उनकी सुरुचि से संपन्नता का संबंध मूंगफली के छिलकों से कैसे बैठाया जाए। इसलिए गंदगी का संबंध गरीबी या अशिक्षा से मानना संगत नहीं है। मुझे घूमने फिरने के अवसर काफ़ी मिले हैं, स्वदेश में भी विदेश में भी, और चिंतन का दुराभ्यास मतलब पूरा अभ्यास, है ना, होने से प्रायः कुछ न कुछ सोचता विचारता रहता हूँ। भारत में भावात्मक एकता के प्रश्न पर मैंने कई दृष्टियों से सोचा है। धर्म भावात्मक एकता का आधार नहीं बन सका, यह तो प्रत्यक्ष ही है। उसके चलते देश के दो टुकड़े हो गए। जातीय अलगाव का समर्थ साधन रही। भाषा को लेकर जो तू में मची हुई है वह कहने की चीज़ नहीं। वेशभूषा, रहन सहन, खान पान में पर्याप्त अंतर है, फिर भी भावात्मक एकता का आधार क्या हो। और तब मुझे दो ही आधार दिखाई देते हैं, गंदगी और गरीबी। और किसी आधार पर भारत की भावात्मक एकता संभव हो या न हो, इन दोनों आधारों पर वह संभव हो जाती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और असम से गुजरात तक आप एक जैसे गरीब और गंदगी देखेंगे। जब मैं कहीं कोई सूचना देखता हूँ तो उससे मेरे मन में एक ही प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और वह है मनोविनोद की मतलब मनोरंजन की। सूचना को लिखाने में निश्चय ही काफ़ी पैसे लगते होंगे और उपयोग उससे सिद्ध होते शायद ही कभी दिखाई दिया हो। संभवतः यह मेरी दृष्टि का दोष हो। यूँ भी दृष्टि मेरी बहुत अच्छी नहीं, चश्मा लगाता हूँ, किंतु केवल दृष्टि दोष ही नहीं,
ऐसा मेरा अहम मानने को तैयार नहीं। कृपया गंदा मत कीजिए। यह वाक्य जिसने लिखा या यूँ कहिए लिखवाया, उसकी धारणा गंदगी के विषय में धूमिल होने पर भी अवांछनीय नहीं थी। मतलब अप्रिय नहीं थी, अवांछनीय मतलब यूँ जैसे मैंने कहा कि गंदगी का तो कोई न कोई रूप है, न एक स्तर और न एक कारण। फिर भी औचित्य बोध के समान अनौचित्य बोध का भी एक सामान्य स्तर हुआ करता है। वही स्थिति गंदगी की भी है। जिस स्थान पर खड़ा होने में मुझे या कुछ लोगों को जुगुप्सा होती है, वही बहुत सारे लोग इत्मीनान से बैठकर क्लब का आनंद उठाते हैं और रात को बिस्तर लगाकर शांति और चैन की नींद सोते हैं। कलकत्ता या बम्बई जैसे नगरों में अगणित लोगों का निवास स्थान फुटपाथ है, जिनकी खुशबू और स्वच्छता से हम भी अपरिचित नहीं हैं। उनके लिए कृपया गंदा मत कीजिए का अर्थ वह नहीं है जो मेरे लिए है, जब मैं यह तय नहीं कर पाता कि इस निर्देश को आग्रह मानूं या व्यंग्य। स्टूडेंट, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं आपको इसका PDF सेंड कर रही हूँ, तो आप अपने बुक में इसको कंप्लीट कर लीजिए और लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखेंगे, ओके। और उसके बाद हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, बस अपन इसका थोड़ा रिवाइज करेंगे, ओके।